चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले के क्लास में जो है ना हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे। ये ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है, रोशन सर की तरफ से निकाला गया था। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि इसमें है गलत कथन को चिन्हित करें। इसमें क्या गलत है बताइए, इसमें गलत कौन सा शब्द है बताइए। 30 वर्ष की हो, ये गलत है, इसका होना चाहिए 25 वर्ष। हाँ, कह रहा है इसमें गलत क्या, उसकी आयु जो है ना 30 वर्ष की है, गलत है। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन कर रहा था कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, मतलब इसमें ये दिया हुआ कि इसमें कौन सा गलत है विधानसभा के बारे में। तो कह रहा है कि उसकी आयु 30 वर्ष है, ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है ना कि सही क्या है, तो कह रहा है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से लाभ के पद पर आसीन हो, बिल्कुल सही है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, ये बिल्कुल सही है। अब बी नंबर ऑप्शन कर रहा है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और वह दिवालिया हो। ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, तो इसके बारे में भंग की जा सकती है। लेकिन ये जो क्या है, ये 30 वर्ष की आयु गलत है। आगे कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हुई। यह कथन जो है ना गलत है। सदस्यता भंग समय शेष कथन सही है। जैसे कि क्या क्या हुआ है, अगर भंग करना है तो कह रहा है कि विधानसभा सदस्य हेतु अहर्ताएँ कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 173 में है, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा जो अहर्ताएँ हैं ना, अनुच्छेद 173 में, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह भारत का क्या है, तो नागरिक हो, ठीक है। आगे कह रहा है वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, तब जो है ना ये सदस्य बन सकता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि विधानसभा राज्य विधानमंडल को लोकप्रिय सदन प्रथम या निम्न सदन होता है। कह रहा है कि विधानसभा जो होता है राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन प्रथम निम्न सदन होता है। क्या होता है कि विधानसभा जो होता है राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन, इसी को प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो क्या होगा, 500 हो सकता है। न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था, विधानसभा का आया था और विधान परिषद का भी आया था। दोनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए बुक को ना अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, जितना करिएगा उतना फ़ायदा करेगा। कह रहा है कि संविधान के जो है ना, बहुत लोग कह रहे थे ना कमेंट में कि सर एक बार जो है ना 1 से लेकर 100 तक करवा दिए, डिटेल मत करवाइए। लेकिन डिटेल बहुत ज़रूरी है ना। क्वेश्चन तो सब बुक में आपको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन डिटेल ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन आपको जानकारी मिले। तो कह रहा है ना कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकती है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश कितना है, 403 है, ठीक है। और सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम एक्सेप्शन में, सिक्किम, गोवा और एक और राज्य है। कौन सा राज्य जिसमें 60 से कम है, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, और एक कौन सा है, नहीं, ये शायद अरुणाचल प्रदेश है क्या। ये कोई कमेंट कीजिएगा तो आप लोग। हाँ, इसमें कम है, मिजोरम में भी तो 40 है। अच्छा मिजोरम है, अच्छा। तो कह रहे हैं ना कि वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य बोलेगा तो उत्तर प्रदेश 403 है, तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य बोलेगा ना तो सिक्किम होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो क्या होगा, 243 है। इसी पे जो है ना 2025 में चुनाव होगा, याद रखिएगा। इसी पे जो है ना सारा वैकेंसी आ रहा है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। इस बार, इस साल हर हाल में जो है ना एकदम कुछ ना कुछ में ले लेना है, क्योंकि इस बार नहीं हुआ ना फिर एकदम बहुत सोच लिया कि वैकेंसी कब आएगा इतना। इसलिए जान झोंक कर पढ़िए, सभी क्लास कोर्सेज देखा कीजिए। और बाकी तो होमवर्क भेज ही दिए, कल हम बिहार पुलिस का होमवर्क 2 बुक का भेज दिए, बाकी जो है ना भेज देंगे 3 बुक का, और लूसेंट सब्जेक्टिव का, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, और NCERT सार संग्रह। और सभी को होमवर्क पूरा कीजिए। बाकी डिस्कशन तो आएगा ही, थोड़ा भी घर पे हैं तो इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बाकी जो भी क्लास रेगुलर है ना वो कंटिन्यू आते रहेगा। प्रैक्टिस सेट हो गया, ज्ञान बिंदु का, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक हो गया, सार संग्रह हो गया, ये सभी बुक का जो डिस्कशन आते रहेगा। चलिए क्वेश्चन मारिए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी। देख रहे हैं देरी बिहार में सिर्फ रोजगारी पे बात होता है और किसी चीज़ पे बातें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या, एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक ने किया था। कौन किया था, तो कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था, ठीक है।
तो कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। आगे कह रहा है कि भारत में इस आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में जो है ना इस आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था। इसका जो है ना बीजारोपण 1893 में भारत आई आयरलैंड की थियोसोफिकस महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है ना कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमास को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया था और इसका बीजारोपण जो है 1893 में भारत आई आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अब आगे आइए, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन दो भागों में तिलक के नेतृत्व में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन दो भागों में तिलक के नेतृत्व में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। आगे है लोकमान्य तिलक के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में अपने होम रूल लीग की स्थापना की और पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। ठीक है, तो कह रहा है तिलक के बारे में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोल रहा है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में अपने होम रूल लीग की स्थापना की और तथा पूना उनकी लीग का क्या है मुख्यालय था। तिलक द्वारा पूना से ही इस आंदोलन को आरंभ किया गया था। तिलक द्वारा ही जो है ना पूना से ही इस आंदोलन का आरंभ किया गया था। आगे कह रहा है कि उसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, उसका कार्यक्षेत्र क्या है तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका नारा था तो बताइए, किसने नारा दिया था? लोकमान्य तिलक। हाँ, तो कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका नारा है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ठीक है, इसमें बारे में बोल रहा है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार, ठीक है, मद्रास, चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की और मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया और बेसेंट के लीग में अरुणडेल के अलावा भी BS बाडिया, CP रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो कह रहा है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार, मद्रास, चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की 1916 में। अब मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसी शाखाएं खोलेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में क्या हुआ, इसका शाखाएं खोला गया। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया और बेसेंट के लीग के अरुणडेल के अलावा BS बाडिया और एवं CP रामास्वामी अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे परीक्षा उपयोगी संबंधी तथ्य दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने किया था तो क्या होगा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, वह कांग्रेस की क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर यहाँ पे पूछेगा ना रहेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन होगा, सरोजिनी नायडू। यहाँ पे अगर भारतीय नहीं लगा रहेगा तो होगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर भारतीय का बात करेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसका था तो क्या होगा, एनी बेसेंट का है। हाँ, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है तो एनी बेसेंट का है। आगे कह रहा है कि तिलक के द्वारा मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में तथा केसरी जो है ना मराठी भाषा में का जो है प्रकाशन किया गया था तिलक के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। क्या है, मृतकों का टीला होता है। तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का क्या होता है, टीला होता है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था मोहनजोदड़ो का 1922 में जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो जो है ना सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था 1922 में किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। और आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो है क्या थी, जनत्रात्मक थी। क्या है, जनत्रात्मक। ठीक है, आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था।
मोहनजोदड़ो जो था ना, पूछेगा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं बृहत स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति, नाव के चित्र, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और राज मुद्रांक, हाथी का कपाल खंड आदि है। तो कह रहा है ना कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अवशेष है ना, वो एवं वस्तुएं हैं कौन कौन है, तो याद रखिए बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नाव के चित्र बोलेगा तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा बोलेगा तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति बोलेगा तो कहाँ से मिला है, ये सब बहुत पूछता है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और राज मुद्रांक बोलेगा या तो हाथी का कपाल खंड बोलेगा तो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सारे जितने भी अवशेष हैं ना, ये सारे मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब किया गया था, तो क्या होगा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि हड़प्पा की खोज जो है ना सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह वर्तमान में जो है हड़प्पा जो है ना, वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटोगरी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त अवशेष, हड़प्पा से जो प्राप्त अवशेष है ना कौन कौन है, तो R37 कब्रिस्तान है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। समाधान पेटिका बोलेगा तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। संघ का बना बैल, ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उर्वरता की देवी, ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। गेहूं व जौ के दाने, ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और अन्नागार कहाँ से हुआ है, तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। और स्वास्तिक एवं चक्र बोलेगा तो कहाँ से हुआ, हड़प्पा से हुआ। और सीपी का पैमाना बोलेगा, ये सभी कहाँ है, तो हड़प्पा से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेगा कि हड़प्पा से कौन कौन अवशेष मिला है, ध्यान रखिएगा। R37 कब्रिस्तान मिला है, कहाँ से, तो हड़प्पा से मिला है। अगर पूछेगा कि समाधान पेटिका कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है ना। और आगे कहेगा कि स्वास्तिक एवं चक्र बोलेगा तो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और संघ का बना बैल बोलेगा तो कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। उर्वरता की देवी बोलेगा तो कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। गेहूं व जौ के दाने बोलेगा तो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार बोलेगा तो हड़प्पा से मिला है। और सीपी का पैमाना बोलेगा तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना, दजला, टिग्रिस और फरात नदियों के बीच मध्य एशिया क्षेत्र ईरान। तो कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला जो है टिग्रिस नदी के किनारे है, और फरात जो है इन्फेंट्रिस नदियों के बीच मध्य एशिया क्षेत्र के ईरान। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि सीरिया। ठीक है, आगे सीरिया आदि में क्या है, क्षेत्रों में विस्तृत है। यह सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो क्या होगा, मिस्र की सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता बोलेगा तो कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है, जो नील नदी के जो है ना किनारे विकसित हुई है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो अपने पिरामिडों के लिए क्या है, विख्यात है। मिस्र में पिरामिडों का देश बोलते हैं, मिस्र को कहा जाता है, पता है ना। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का कालखंड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच तथा कार्बन 14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो कालखंड है ना, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच तथा कार्बन 14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। आगे कह रहा है इस सभ्यता को आगे ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को जो है ना आगे ऐतिहासिक काल में माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसे अब तक जो है ना पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। ठीक है, राखीगढ़ी है, क्या है, राखीगढ़ी है। तो याद रखिएगा ना कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। आगे कह रहा है कि इस सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार तथा क्षेत्रफल बोलेगा तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह अवस्था जो जब सचमुच में युद्ध नहीं होता। कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या होगा, शीत युद्ध कहते हैं ना। शीत युद्ध मतलब शांत है। तो कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हो परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि पिछली शताब्दी के मध्य से लेकर उत्तरार्ध में अमेरिका और रूस पूर्व सोवियत संघ के बीच उत्पन्न स्थिति को शीत युद्ध के नाम से क्या है जानते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि वाक युद्ध में तात्पर्य है कि दो शक्तियों या व्यक्तियों के बीच एक दूसरे से पर अपने शब्दों के माध्यम से हमला करना। आगे कह रहा है कि गर्म युद्ध से तात्पर्य गर्म है ना, गर्म युद्ध से तात्पर्य क्या है? तो दो शक्तियों या राष्ट्रों के बीच खुला सैन्य संघर्ष होना। अगर यहाँ पे वाक युद्ध के बारे में बोलेगा तो दो शक्तियों या व्यक्तियों के बीच एक दूसरे से अपने शब्दों के माध्यम पे हमला करना। और गर्म युद्ध के बारे में बोलेगा तो दो शक्तियों या राष्ट्रों के बीच खुला सैन्य संघर्ष होना। और छद्म युद्ध से तात्पर्य क्या है? तो दो राष्ट्रों या दो पक्ष एक दूसरे से सीधे युद्ध नहीं करते, तीसरी शक्ति का सहारा लेते हैं और उनके प्रयोग से दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे बताइए। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए क्या होगा? 12 है। कितना है? तो 12 है। कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा महासभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 होती है। वैसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव हो वैसे 12 व्यक्तियों को मनोनयन राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो देखिए कि ये जो है ना, ये जो सारे 12 व्यक्तियों को जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, तो ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। बताइए कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना किया गया। पता है ना? सरला 80, 79, 80, 81 संसद, लोकसभा और क्या है? सरला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79 में संसद और 80 में राज्यसभा, 80 में लोकसभा है। ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ये भी देखिए बिहार से में क्वेश्चन पूछा हुआ अभी जो एग्जाम हुआ था 1275 में पीटी में। आगे कह रहा है कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। तो कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या बोलेगा तो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में बोलेगा कितना? 245 है। आगे कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया सकता है। ठीक है। इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा कि किस सदन को जो है ना उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं? तो क्या होगा? राज्यसभा को जानते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। तथा इसके 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं अनुच्छेद 83 के 1 के तहत। आगे कर रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कितना अनुच्छेद के तहत? तो क्या होगा? अनुच्छेद 89 के तहत। ठीक है ना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 89 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 89 में है। और बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 83 का 1 में है। ठीक है। 83 का 1 में है। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बताइए क्या होगा? राजस्थान है। ये सब क्वेश्चन तो हाईलाइट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कह रहा है कि भारत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य बोलेगा तो राजस्थान है। ठीक है। आगे कह रहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज जो है ना की स्थापना हुई थी। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश है। कब? 1959 में लागू किया था। ठीक है। एक किया था 2 अक्टूबर को किया था, राजस्थान किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश किया था। ये किया था शायद ना 8 अक्टूबर को किया था, आंध्र प्रदेश किया था। आगे कह रहा है कि भारत पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। 11 अक्टूबर। अच्छा 11 अक्टूबर से, सॉरी 2 अक्टूबर को राजस्थान में हुआ था, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था। सही है, दूसरा राज्य था। ठीक है। आगे कारण कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन है? बलवंत राय मेधा समिति का संबंध किससे है? तो क्या होगा? पंचायती राज से है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। दे देता है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का संबंध पंचायती राज से? याद रखिएगा कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है ना पंचायती राज से है।
और अशोक मेहता समिति का संबंध किससे, इसका स्थापना कब हुआ था, तो क्या होगा? 1977 पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति का जो स्थापना हुआ 1977 में स्थापना हुआ था, इसका भी संबंध पंचायती राज से था। आगे कह रहा है कि इसमें जो है ना जीव के राव समिति का संबंध किससे, तो क्या होगा, ये भी पंचायती राज से। इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो जीव के राव समिति का संबंध पंचायती राज से, इसका स्थापना हुआ था 1985 में। और एलएम सिद्धमी समिति का स्थापना कब हुआ था, 1986 में हुआ था, इसका भी स्थापना हुआ था, इसका भी पंचायती राज से संबंधित है। और थुंगन समिति का संबंध किसे है, तो पंचायती राज से, इसका स्थापना कब हुआ था, 1988 में। और गौड़गिल समिति का स्थापना कब हुआ था, 1988 में, ये भी इसका भी संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, जीव के राव समिति का संबंध पंचायती राज से है, एलएम सिद्धमी समिति का संबंध पंचायती राज से है, थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है, गौड़गिल समिति का संबंध 1988 इसका भी संबंध पंचायती राज से है, याद रखिएगा। इस बुक को जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका जो है ना, हम गारंटी लेते हैं, सर भी बोले हैं कि 70% क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा जीके जीएस का। अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, जितना भी पीडीएफ हम एक फर्स्ट का डाल चुके हैं और सेकंड का भी डाल चुके हैं, इसका जो पूरा डाल देंगे 100 तक होगा, इसका भी डाल देंगे। आप लोग बस खाली क्लास को जो है ना हर जगह शेयर कीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अच्छे से क्लास को, जब जितना क्लास होता है जहाँ से स्टार्ट होता है पूरा क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ना देखे होंगे कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल होता होगा लेकिन इस तरह से नहीं करवाता है, बस क्वेश्चन के पीछे भागता है, क्वेश्चन करवा रहा है, आंसर करवा रहा है। लेकिन ये देखिए ना कि कहाँ हमको बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। जितना हमसे एफर्ट होता है हम सारा सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार रिपीट करना, बार रिपीट करना, तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं। अब मेरा अगला टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर होने का, 5000 भी जल्दी सब्सक्राइबर हो जाए, 2000 तो पूरा कर दिए इसी के, तो तहे दिल से धन्यवाद सभी लोग को। भाई अगला टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर करने का। सभी लोग जो है ना, सभी लोग को शेयर कीजिए, हर जगह से जो है ये करिए। बताइएगा कि हम पूछ रहे हैं, बताइए बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था, बताइए क्या होगा, 1957 में हुआ था, क्या होगा 1957 में। बताइए अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था, 1977 में स्थापना हुआ था, ठीक है। जीव के राव समिति का स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। एलएम सिद्धमी समिति का स्थापना कब हुआ था, 1986 में हुआ था। थुंगन समिति का स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। गौड़गिल समिति का स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। ये जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है तो सिर्फ बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछेगा, दरोगा बिहार एसएससी सब में पूछेगा। जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं होता कि बस एक बुक है तो बिहार पुलिस का बुक बना दिया तो बिहार पुलिस में पूछेगा, ये सब क्या दरोगा में क्वेश्चन नहीं आता। सब जो है हमको लगता है कि बिहार दरोगा से हार्ड बिहार पुलिस का एग्जाम है। देखिए ना क्वेश्चन पेपर प्रीवियस से लगा कि हाँ इससे अच्छा तो पीटी दरोगा का पीटी आसान है, इसलिए सभी एग्जाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1957 में, अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 में, जीव के राव समिति का स्थापना 1985 में, एलएम सिद्धमी समिति का स्थापना 1986 में, थुंगन समिति का स्थापना हुआ था 1988 में, और गौड़गिल समिति का स्थापना हुआ था 1988 में। ये सभी समितियाँ जो है ना पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे 1993 में क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के 9 में पंचायती राज के कार्य का शक्तियों का वर्णन किया गया। बताइए कि पंचायती राज के कार्य के एवं शक्तियों का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में किया गया, कितना भाग में किया गया, बताइए क्या होगा। 243 के 9। हाँ तो याद रखिएगा ना कि पंचायती राज के कार्य ये सब बिहार एसएससी का जो है ना टॉप इस सिलेबस में डाला हुआ पंचायती राज टॉपिक, इससे क्वेश्चन आएगा ही। तो कह रहा है कि पंचायती राज के कार्य एवं शक्तियों का जो वर्णन है ना ये भाग 9 में है, और कितना से कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 2 है 243 से अनुच्छेद 243 के 9 तक है, ठीक है। आगे कह रहा है इसके तहत संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों की चर्चा है, जिसका संबंध किससे, अनुच्छेद 243 से के जी से है, ठीक है। तो कह रहा है इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों की चर्चा है, जिसका 9-2-11 होता है ना, तो याद रखिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय का चर्चा है, जिसका संबंध अनुच्छेद 243 के जी से है। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में किसका गठन है का उल्लेख किया गया, क्या होगा, पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है ना पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जो है ना भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 27 पे कर 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश
झूम कृषि से जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र। हाँ, तो कह रहा है ना कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र ना, हाँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। अब ये नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश झूम एवं झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कि झूम कृषि के लिए जो है ना, झूम एवं झूम कृषि के लिए कौन कौन राज्य प्रसिद्ध है, बताइए पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला सभी राज्य का नाम बताइए। मणिपुर, मेघालय, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी क्या है, झूम या झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि एक रूप है, ठीक है, का एक रूप है। आएगा स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कह रहा है यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। जो स्थानीय कृषि है ना, ये क्या है, एक कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उसी कृषि उस पर कृषि की जाती है। इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति कहते हैं। आगे कह रहा है कुछ वर्षों तक उस भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप कृषक उस भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग पर पुनः उस प्रक्रिया को दोहराता है। कृषि को इस विधि से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अलग अलग राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे स्थानांतरणीय कृषि एवं स्थानीय नाम दिया। बताइएगा कि उत्तर पूर्वी राज्य में क्या बोलते हैं झूम कृषि को, झूमिंग या झूमिंग कृषि कहा जाता है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में देप्पा, डाहिया और बेबर। और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में बात करें तो पामा डाबी और कोमान ब्रिंगा। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बात्रा, बारले या बालतरे। अब आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में कोंडू व पेंडा। अब मेघालय का बात करेगा तो मेघालय का बोगमा, मेघालय का बोगमा। पश्चिमी घाट का बोलेगा तो कुमारी, क्या हो कुमारी। देखिएगा ना कि एकदम क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर बिहार पे क्वेश्चन एकदम जो है सबके मुंह पे रहेगा। देखिए इतना रिवीजन करवा देंगे ना कि सारा क्वेश्चन याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बिहार पे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन देखने के साथ जब एग्जाम में बैठेगा लगेगा क्वेश्चन तो देखा हुआ क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ऐसा करवा देंगे। इतना रिवीजन करवाएंगे बिहार पे प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सारा संग्राम करवा ही रहे हैं, मतलब स्पार्क वाला में एडिटोरियल वाला बिहार पे इसका ज्ञान बंधन करवा ही रहे हैं। और बाकी क्या बोलता है टेस्ट ग्रुप में बिहार का जो टेस्ट हो रहा है उसमें भी टेस्ट करवा ही रहे हैं टेस्ट के रूप में। और आज से जो है ना एक यूथ पब्लिकेशन का बिहार का क्वेश्चन बैंक उसको भी हम 1 से लेकर 100 तक पर डे एक सेट करवाएंगे। पूरा जितना बार होगा उतना बार रिवीजन करेंगे, सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड पे सेट हो जाएगा। आगे झारखंड में क्या बोलते हैं, झारखंड में बोले बात करें तो कुरुबा कहते हैं, झारखंड में कुरुबा। और हिमालय क्षेत्र में क्या बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र में बोलेगा तो खिल कहते हैं, क्या कहते हैं खिल। आगे मणिपुर में क्या बोलते हैं तो पामुलू बोलते हैं, पामुलू। और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी में बोलते हैं। अब भाई 2 क्वेश्चन और कम कर लेते हैं 30 तक। क्वेश्चन 28 है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है कौन सा शहर, बताइए। बेंगलुरु है, क्या है बेंगलुरु। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है, तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा कि बेंगलुरु को जो है ना अंतरिक्ष शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत का उद्यान आदि नामों से जानते रहिएगा कि अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर, भारत का उद्यान किस शहर को बोला जाता है, तो क्या होगा बेंगलुरु को। ये तीनों नाम जो है ना बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु भारत में IT उद्योग का केंद्र है, ठीक है। बेंगलुरु जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा IT केंद्र का उद्योग केंद्र है। आगे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बताइए कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को क्या बोला जाता है, विश्व की सिलिकॉन वैली। अगर यहाँ पे बात करेगा ना कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं, लेकिन भारत में बोलेगा तो बेंगलुरु को बोलते हैं। अब वही क्वेश्चन 29 पे कह रहा है कि सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, बताइए क्या होगा, बताइए। सिक्किम जो है ना भारत एवं क्या होगा, नाथुला दर्रा। हाँ नाथुला दर्रा है ना जो सिक्किम में, हाँ याद रखिएगा। तो सिक्किम, भारत एवं चीन जिसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं ना वो नाथुला दर्रा है, ठीक है। अब आगे आइए
कह रहा है कि सिक्किम जो है ना, सिक्किम भारत का एवं चीन नथुला दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कह रहा है कि पहाड़ों एवं पर्वतों के मध्य आवागमन के लिए पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों एवं पर्वतों के मध्य आवागमन के लिए पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। आगे कह रहा है बुलंद दर्रा क्या है? यह दर्रा बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। यह क्वेस्टा को जैकोबाद से जोड़ता है। ठीक है, मैकमोहन दर्रा या सीमा, कह रहा है कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वो बताया कि मैकमोहन रेखा जो है ना किन दो देश के बीच है? तो भारत एवं चीन के बीच है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के मध्य है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला की निर्धारित की गई थी। आगे कह रहा है कि होम चिन मिन मार्ग, यह मार्ग वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र को गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। तो कह रहा है कि हो चिन मिन मार्ग, यह मार्ग वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। क्या बताइए? गृह कर करता है, गृह कर कह रहा है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो गृह कर। प्रश्नानुसार स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा गृह कर के माध्यम से करती है। स्थानीय आय करण के स्थानीय निकाय से तात्पर्य स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं से है जो किसी क्षेत्र या छोटे समुदाय जैसे गांव, कस्बों या शहरों के प्रशासन का देखभाल करती है। आय कर स्थानीय निकाय राजस्व इकट्ठा, पहला कर राजस्व संपत्ति कर, ठीक है, मनोरंजन कर गृह कर, और दूसरा है गैर कर राजस्व फीस एवं जुर्माना लाभांश, तीसरा है अनुदान, चौथा हस्तांतरण, पांचवा है कर द्वारा करती है। देख रहे हैं कितना इकोनॉमिक से हार्ड क्वेश्चन है। आगे है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो है ना लगाया जाने वाला कर है। प्रत्यक्ष कर कौन होता है, अप्रत्यक्ष कर कौन होता है? ये सभी जो है ना केंद्र सरकार लगाता है। बताइएगा कि आयकर कौन सा कर है? बताइए। प्रत्यक्ष कर है। निगम कर कौन सा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर कौन सा करता कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर कौन सा करता है? तो प्रत्यक्ष कर है। आस्ति कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। और व्यय कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। ये भी सभी जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन है? बताइए। प्रत्यक्ष कर कौन कौन है? प्रत्यक्ष करेगा तो आयकर, निगम कर, आयकर, निगम, संपत्ति, उपहार, आस्ति और व्यय कर। अब बताइए अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? बताइए अप्रत्यक्ष कर बोले तो अप्रत्यक्ष करेगा तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। तो याद रखिएगा ना कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, वस्तु एवं सेवा कर है, सेवा कर है। ठीक है, ये सभी क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ कि जीएसटी जो है ना 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे दिया था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 28% या 26% था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग इसके पीछे पढ़ चुके हैं। और कल सर ये प्रैक्टिस सेट में तो जीएसटी का जो होता है ना में कर होता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% होता है। तो आज के लिए यहीं तरह रहने दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन से जो हम लोग ना कल पढ़ेंगे। बाकी सभी लोग क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी जैसे हो रहा वैसे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, और इस बुक को अच्छे से एग्जाम से पहले से ना एक दो बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। कल हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अब बाकी इसका PDF जो है ना हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल से। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं ना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बिहार पे इसका होमवर्क भी हम ना दे दिए हैं कल। SPD का, ब्रह्मास्त्र का दे दिए हैं, और SPD का साइंस का दे दिए हैं। बाकी आज जो है आज शायद देखिए बुक अगर रहेगा तो NCERT और लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी दे देंगे। बाकी सभी लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए अच्छे से, सभी का तैयारी अच्छे से हो जाएगा।